बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे। साउंड में कौन कौन सी ऐसी खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से हम एक ऊंची और आहिस्ता यानी कि एक लाउड और एक क्वाइट साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, श्रिल साउंड को ग्रे साउंड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या एक ही साथ बहुत सारी आवाज़ों में डिफरेंस फील कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो सा कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास लाउडनेस। सेकंड वाला हमारे पास है पिच एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी। इसमें फिर हमारे पास तीन इसके मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं या फैक्टर्स आ जाते हैं जिन पर लाउडनेस डिपेंड करती है। उसमें पहले वाला जो सा है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड, सेकंड एरिया और थर्ड डिस्टेंस। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लाउडनेस की बात करते हैं। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस a characteristic of sound by which we can distinguish between a loud sound, loud and faint sound। यानी ये साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस जिसकी वजह से हम ऊंची और आहिस्ता आवाज़ में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब हम आपस में बैठकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो हमारी आवाज़ जो सी होती है वो बस 4-5 या 2-3 बंदों तक क्या रहती है, महदूद रहती है। वो हमारी बात को ईजीली समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जब बात आती है जैसे टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता है या फिर मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे होती हैं या कोई और ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पर एड्रेस किया जा रहा हो, तो उसमें जो सा स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसकी आवाज़ का लाउडनेस यानी आवाज़ का वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो लाउडनेस ये कैरेक्टर है साउंड का जिसकी वजह से हम एक आहिस्ता यानी स्लो और एक ऊंची आवाज़ में क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। अब लाउडनेस डिपेंड किस पे करता है? लाउडनेस डिपेंड करता है नंबर वन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 2 एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड नंबर 3
distance from the vibrating body या distance from the sound source से जो सा डिस्टेंस है या वाइब्रेटिंग बॉडी से जो सा डिस्टेंस, दोनों एक ही चीज़ें। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या मतलब है कि इसमें जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ बॉडी को वाइब्रेट किया जाएगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, जितना कम फोर्स के साथ बॉडी को वाइब्रेट किया जाएगा उतनी ही कम साउंड प्रोड्यूस होगी, आहिस्ता यानी फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। एक मिसाल लेते हैं ड्रम की, यानी कि ढोल की। अब ढोल को देखें, जैसे ये ढोल का मेम्ब्रेन है, यानी उसकी वो जेली है जो उसके ऊपर दोनों साइड में जो सा कवर होता है जिसको बजाकर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। अब जब आप इसको एक हैमर से हिट करते हैं या स्टिक से हिट करते हैं, तो जब ये हैमर स्लो उससे स्ट्राइक करेगा फोर्स के साथ, यानी कम फोर्स के साथ स्ट्राइक करेगा, तो इसका ये जो सा मेम्ब्रेन है ये अपनी मेन पोजीशन से बहुत थोड़ा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। यानी मेन पोजीशन से इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा, तो क्या कम आवाज़ प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करते हैं तो ये मेम्ब्रेन जो सा है ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड देखें ये, और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड चेक करें ये, तो ये x1 है और ये x2 है। तो x1 में आपके पास एम्पलीट्यूड कम है तो कम साउंड प्रोड्यूस होगा, x2 में आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगा, यानी उसकी वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और वो आवाज़ जो सी है वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करके दूर तक जाएगी। दूसरी जो सी चीज़ है वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए ये है, एक सादा सी एग्जांपल है कि जिस तरह एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो इसी तरह एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, लाउडनेस ऑफ साउंड। एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या चीज़ बढ़ेगी, लाउडनेस बढ़ेगी। नॉर्मली शादी ब्याह के मौका पर क्या होता है, बाहर जहाँ पर मर्द बैठे हुए होते हैं या बारात के मौका पर क्या होता है कि एक ढोल वाले को बुला लिया जाता है, तो उस बंदे के गले में जो सा ड्रम या ढोल लटक रहा होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, बनिस्बत ये एक अप्रॉक्सीमेट सी शेप ढोल की बन गई है, ठीक है, तो उसका एरिया ज़्यादा होता है। जो सा बाहर वाला ढोल होता है मर्द जहाँ पर बैठे हुए होते हैं वहाँ पर जो सा फंक्शन हो रहा होता है अम्यूज़मेंट का, तो वहाँ पर जो सा बंदा ढोल बजा रहा होता है उसके गले में काफ़ी बड़ा ढोल लटका हुआ होता है, ठीक है। और द अदर हैंड घर में लेडीज़ जो सा अपनी अम्यूज़मेंट के लिए एंजॉय के लिए एक छोटा सा ढोल बजा रही होती है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा इस तरह लंबूतरा सा होता है और उसका एरिया भी कम होता है, यानी वो छोटा सा होता है, ठीक है। अब आप इन दोनों को देखें, इसके एरिया को और इसके एरिया को, दोनों के एरियाज को चेक करें। तो दोनों के एरियाज को चेक करेंगे तो आपको फील होगा कि बड़े वाले ढोल का या बड़े वाले ड्रम का एरिया ज़्यादा है, तो इससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड बहुत लाउड होगी, और छोटे ढोल का या छोटे ड्रम का जो सा एरिया है वो कम है, तो वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो कम है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होने वाली साउंड जो सी है वो क्या होगी, वो थोड़ी सी फेंट होगी।
तो मोस्टली घरों में जो सी ख़वातीन वो ढोलकी बजा रही होती हैं तो उसका साउंड इतना ज़्यादा नहीं होता। वो मोस्टली घर के वो जो सा चार दीवारी होती है उसी तक कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सा बड़ा डोर होता है ये फिर काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो एरिया इज आल्सो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी आल्सो अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, उतना ही उसकी साउंड की लाउडनेस बढ़ती जाएगी। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक बेल की दूं, इलेक्ट्रिक बेल जो सा होता है वो स्कूल्स में लगा हुआ होता है, वो कुछ यूं होता है, ठीक है जी, और इसके साथ ये हैमर होता है। और ये मैनुअल बेल होती है, यानी ये बेल प्लेट होती है और ये इसके साथ हैमर होता है। तो अब देखें इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया कम है। तो जब ये बेल बजेगी तो इसकी आवाज़ इतनी दूर तक नहीं जाती क्योंकि इसका एरिया कम होता है, ठीक है, उसी बिल्डिंग तक कन्फाइंड रहती है। लेकिन जब ये इसको हिट किया जाता है तो जब इसको हिट करते हैं तो फिर ये काफ़ी दूर तक इसकी साउंड जाती है और आसपास के इलाकों में इसकी साउंड इजीली सुनी जा सकती है। तो ये इसका जो सा प्लेट होता है इसका एरिया ज़्यादा होता है, तो एरिया बढ़ने की वजह से इसकी साउंड जो सी है वो ज़्यादा लाउड होती है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द साउंड बढ़ जाता है। तीसरा जो सा चीज़ है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब ये है कि जिस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जब अजान होती है तो स्पीकर से अजान की आवाज़ आ रही होती है और स्पीकर में क्या हो रहा होता है कि वो साउंड जो सी है वो हर जगह एक जैसी फैल रही होती है। अब क्या होता है जब आप अपने घर से मस्जिद की तरफ चलते हैं तो वो साउंड की जो सी अजान की जो सी आवाज़ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही होती है, उसका लाउडनेस ज़्यादा होता जाता है। क्यों ज़्यादा होता जाता है? क्योंकि आपका और स्पीकर का जो सा डिस्टेंस है वो क्या हो रहा होता है, लाउड स्पीकर का डिस्टेंस कम हो रहा होता है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से लाउडनेस बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप अवे फ्रॉम द स्पीकर जा रही होती हैं, ठीक है, लेट से वाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते में अजान शुरू हो जाती है और आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी जितनी दूर जाती जाती है उतना ही वो अजान की आवाज़ क्या होती जाती है, डिम होती जाती है, ठीक है। और एक जगह आया, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। ये क्यों? क्योंकि आप साउंड सोर्स से या वाइब्रेटिंग बॉडी से या लाउड स्पीकर से क्या हो रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं। तो जितना हम उसके करीब जाते जाएंगे साउंड सोर्स के, उतना ही लाउडनेस इंक्रीज़ होगा, और जितना हम साउंड सोर्स से दूर होते जाएंगे उतना ही लाउडनेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो लाउडनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो सा कैरेक्टर है वो है पिच का। व्हाट इज पिच? पिच घरों में ख़वातीन की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, इसी तरह बिल्ली की आवाज़ और डॉग बार्किंग, ठीक है, डॉग की आवाज़, या फिर मर्दों की आवाज़, या फिर परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें। तो ये सारी आवाज़ें आपको, इसमें कुछ आवाज़ें पतली सुनाई देती हैं, कुछ आवाज़ें मोटी सुनाई देती हैं। जैसे बिल्ली की और कुत्ते की आवाज़ में, दोनों की आवाज़ों में क्या होता है, कुत्ते की आवाज़ भारी होती है, ठीक है, बिल्ली की आवाज़ क्या होती है, श्रिल होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ख़वातीन की आवाज़ को देखें, ख़वातीन की आवाज़ जो सी होती है वो श्रिल होती है, पतली होती है, और बच्चों की आवाज़ें भी। लेकिन मर्दों की आवाज़ें ऑन द अदर हैंड क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। तो जितना आवाज़ का श्रिलनेस ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, उतना ही क्या होता जाता है, उतनी ही उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाती है। और जितना आवाज़ ग्रेव होता जाता है, भारी होता जाता है, उतना ही क्या होती जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी लो होती जाती है।
सो कंपैरेटिवली मर्दों की आवाज़ें जो सी होती हैं वो उनका जो सी फ्रिक्वेंसी होती है कम होती है, और ख़वातीन की जो सी आवाज़ें होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनकी आवाज़ें जो सी वो ज़्यादा दूर तक सुनाई दे सकती हैं। तो the characteristic of sound due to which we can distinguish between a grave and shrill sound। ठीक है जी। तो अगर ये आप ग्राफ लेंगे तो ये श्रिल साउंड के लिए बनेगा, और अगर ये आप ग्राफ लेंगे तो ये ग्रेव साउंड के लिए बनेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आवाज़ में श्रिलनेस भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है उतनी ही साउंड का ग्रेवनेस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अच्छा जी, लाउडनेस के टॉपिक में कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। रेजोनेंस, बल्कि रेजोनेंस से जाने से पहले वो इंफॉर्मेशन बॉक्सेस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, उनका मैं जिक्र कर लूँ। तो उसमें जो सा पहला इंफॉर्मेशन बॉक्स है उसमें दिए हुए कि विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है तो इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक बेल है, तो इलेक्ट्रिक बेल में गोंग जो सा होता है, गोंग वो जो सा प्याला सा होता है उसको गोंग बोलते हैं, वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। लाउड स्पीकर में जो सा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द स्पीकर, वो उससे लाउडनेस प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होती है। वायलिन में स्ट्रिंग जो सी होती है वो प्रोड्यूस करती है। इसी तरह फ्लूट में एयर कॉलम होता है, जब आप बजा रहे होते हैं फ्लूट बजा रहे होते हैं तो एयर, उसके अंदर एयर होती है, वो एयर जो सी होती है वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। तो ये तो ऑलरेडी इस पर बात हो भी चुकी है कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो क्या करती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इलेक्ट्रिक बेल में हैमर होता है, हैमर जब गोंग को हिट करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल के फोर्स की वजह से गोंग में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और वो वाइब्रेशन जो सी है वो साउंड के फॉर्म में क्या होना शुरू हो जाती है, आसपास फैलना शुरू हो जाती है। तो ये वाइब्रेशन जो सी हैं ये कंप्रेशनल वेव्स कॉज करती हैं, और ये कंप्रेशनल वेव्स जो सी हैं साउंड के फॉर्म में आगे जाती हैं। अच्छा जी, फिर है कि वाई साउंड्स आर मैकेनिकल वेव। साउंड मैकेनिकल वेव क्यों है? साउंड मैकेनिकल वेव इसलिए है क्योंकि इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर है कि क्या चांद पर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है, ठीक है जी, वहाँ पर एयर नहीं है, मीडियम नहीं है, और साउंड को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान में मीडियम ही मौजूद नहीं है तो उसको आपके लिप्स हिलते हुए नज़र आएंगे लेकिन वो आपकी साउंड नहीं सुनेगा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मीडियम। रेजोनेंस की बात करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस वो एक इंफॉर्मेशन बॉक्स में देख रहा था तो उसमें गिवन था रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस की वजह से ये जो से
सिंगर्स होते हैं, ये गिटार बजाकर क्या कर देते हैं, सामने वाला ग्लास या विंडो पेन जो सा होता है, थिन ग्लोबलेट ऑफ द ग्लास, उसको तोड़ देती हैं गिटार बजा के। तो ये कैसे तोड़ते हैं, ये रेजोनेंस की वजह से तोड़ते हैं। देखिए हर एक चीज़ की, इस कायनात में मौजूद हर एक चीज़ वाइब्रेशन में, चूँकि हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है एंड एटम्स आर इन वाइब्रेशन, ठीक है। अब खा वो लिक्विड है, खा वो गैस है, खा वो सॉलिड है, या फिर वो किसी भी और स्टेट में मौजूद है, जैसे कि प्लाज्मिक स्टेट हो गया, उसमें वाइब्रेशन होगी। हर एक चीज़ के पार्टिकल्स क्या कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं। तो ये वाइब्रेशन जब हो रही है तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ की अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी बन जाती है। लेट्स से मैं ये कह देता हूँ कि मार्कर जिससे बना हुए, पार्टिकल्स से बना हुए, इस मार्कर में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं और इन सब की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। लेट्स से ये एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये आप यूँ समझ लें कि 1 नैनो या 1 पिकोमीटर पॉइंट ए तक जाता है और फिर 1 पिकोमीटर पॉइंट बी तक आता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। हर एक चीज़ की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मौजूद है। तो जब एक एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी या एक्सटर्नल फोर्स आए और इसकी फ्रिक्वेंसी को क्या करे, इसकी फ्रिक्वेंसी को लार्ज कर ले, यानी ये लेट्स से 1 पिकोमीटर से 1 नैनोमीटर तक चला गया, ये भी 1 नैनोमीटर तक आ गया। तो ये जो सा इंक्रीज आया है इसकी फ्रिक्वेंसी में, ये रेजोनेंस है। ये क्या है, ये रेजोनेंस है, ठीक है। यानी कि द increase brought by an external frequency in the natural frequency of a system is called resonance। जब एक सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज आ जाए, ठीक है, यानी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी को छोड़कर लार्ज फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर दे, या लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, सॉरी एम्पलीट्यूड को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा, लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट करना शुरू कर दे, तो वो क्या होगा, वो रेजोनेंस होगा। तो ग्लास जो सा पड़ा हुआ होता है और गिटार बजाकर उसको तोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि वो जिनसे ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ से तो साउंड जा रही है ना, जब साउंड जाती है, साउंड जाकर उसके साथ कोलाइड करती है, एटम्स के साथ कोलाइड करती है, तो वो उसकी एनर्जी को ज़्यादा कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। लेकिन ये हमें हर एक जगह पर नहीं होता, ये कुछ कुछ केसेस में होता है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, ठीक है, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए या थोड़े मामूली से डिफरेंस के साथ, तो वहाँ पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर वो जो सा एटम होता है वो साउंड की फ्रिक्वेंसी जो सी गिटार से प्रोड्यूस हो रही होती है, उस साउंड की फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब उस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को छोड़ देता है और वो जो गिटार से प्रोड्यूस होने वाली लार्ज फ्रिक्वेंसी की या लार्ज एम्पलीट्यूड की साउंड फ्रिक्वेंसी होती है, उसके साथ वो करना शुरू कर देता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो जब वो लार्ज एम्पलीट्यूड की फ्रिक्वेंसी के साथ वो करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो अपनी जगह से ज़्यादा दूर चला जाता है, तो वो जो सा ग्लास होता है उसमें क्रैक आ जाता है और वो टूट जाता है। तो ये था रेजोनेंस के बारे में। तो यही कुछ करते हैं ये जो से गिटार बजाने वाले होते हैं, अक्सर औक़ात जहाँ पर ब्लास्ट वगैरह होता है तो ब्लास्ट जो सा होता है वो भी ये शीशे तोड़ देता है। उसमें एक वजह तो ये होती है कि जो शॉकिंग वेव्स आ रही होती हैं, वो शॉकिंग वेव्स विंडो पेन्स को तोड़ देती हैं, और दूसरी वजह जो सी होती है वो ये है कि ब्लास्ट से बहुत ह्यूज वॉल्यूम वाला या लाउडनेस वाला साउंड प्रोड्यूस होता है। वो जब ट्रैवल करके आपके खिड़की के शीशों से टकराता है वो साउंड, तो वो एकदम से अचानक से
उनकी फ्रिक्वेंसी को इतना इंक्रीज़ कर देता है कि फिर वो मॉलिक्यूल अपनी जगह पर नहीं रहता और फिर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो यूँ ही दूर दूर चले जाते हैं, ग्लास में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद आते हैं जी क्वालिटी की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक of sound due to which we can distinguish between the sounds of same loudness and pitch। देखें, जब एक सॉन्ग प्ले हो रहा होता है तो सॉन्ग को सुनते हुए आपके कानों के साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें जो सी होती हैं वो टकरा रही होती हैं। उसमें पियानो होता है, उसमें कैरिनेट होता है, उसमें फ्लूट होता है, उसमें वायलिन होता है, उसमें पियानो होता है, उसमें गिटार होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स which are playing at the same time and you are listening and you can also distinguish between each sound of the instrument that which instrument is producing that sound. So it is very easy for you to distinguish each and every sound in the mixtures of the sounds. तो आप उन मिक्सचर्स ऑफ साउंड में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक गाने में कब ड्रम बज रहा होता है। आप कहते हैं कि ये ड्रम बज रहे हैं, हालांकि वो आपके सामने नहीं होता। मोबाइल फ़ोन पर सुनते हुए, ऑडियो सॉन्ग सुनते हुए आप उसे देख नहीं रहे होते, लेकिन आपको पता चल रहा होता है कि ये ड्रम बज रहे हैं, ठीक है, ये गिटार बज रहा है, ये फ्लूट की आवाज़ है, ये कैरिनेट की आवाज़ है, वटेवर ये पियानो है। तो ये सारी साउंड्स जो सी हैं। अब देखें, ट्यूनिंग फोर्क से प्रोड्यूस होने वाली ये ट्यूनिंग फोर्क, ये फ्लूट से प्रोड्यूस होने वाली साउंड है, और ये कैरिनेट की साउंड हो जी। तो यहाँ पर आप देखें, इनका लाउडनेस या पिच ये क्या है या फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है, लेकिन इनका जो सा ग्राफ है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता जा रहा है, वो अजीब अजीब सा बन रहा है, ठीक है। इसका जो सा है वो आपके सामने बिल्कुल प्लेन ग्राफ बनेगा, मतलब वेव जो सी है वो नॉर्मल होगी। यहाँ पर और यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आपको आ रही। तो सेम लाउडनेस सबकी सेम है, पिच भी सबका सेम है, ठीक है, लेकिन साउंड आपको इसकी डिफरेंट और इसकी डिफरेंट सुनाई देगी। क्यों? बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी ही वो कैरेक्टर है साउंड का जिसकी वजह से आप सेम लाउडनेस की साउंड्स में क्या कर सकते हैं, उस साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में।